महिलाएं, जाति एवं सुधार। 200 साल पहले बच्चों की ज़िंदगी कैसी रही होगी। आजकल मध्यम वर्गीय परिवार ज़्यादातर तो लड़कियाँ स्कूल जाती है और उनमें से बहुत सारी लड़कों के साथ पढ़ती है। बड़ी होने पर उनमें से बहुत सारी लड़कियाँ कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जाती हैं और विभिन्न प्रकार की नौकरियाँ करती हैं। कानूनन शादी के लिए उनका मालिक होना जरूरी है और कानून के अनुसार वे किसी भी जाति और समुदाय के व्यक्ति से शादी कर सकती है। पुरुषों की तरह सभी महिलाएं वोट डाल सकती है, चुनाव लड़ सकती है। बेशक सभी महिलाएं इन अधिकारों को उपभोग तो नहीं कर पाती। गरीबों को शिक्षा के मौके मुश्किल से मिलते हैं, कम मिलते हैं या मिल ही नहीं पाती। बहुत सारे परिवारों में लड़कियां अपनी इच्छा अनुसार पति भी नहीं चुन पाती। 200 साल पहले हालात बहुत भिन्न थे। ज़्यादातर बच्चों की शादी बहुत कम उम्र में ही कर दी जाती थी। हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के पुरुष एक से ज़्यादा पत्नियां रख सकते थे। देश के कुछ भागों में विधवाओं से उम्मीद की जाती थी कि वे अपने पति की चिता पर साथ जिंदा जलें। इस तरह स्वेच्छा या जबरदस्ती मार दी गई महिलाओं को सती कहकर महिमान्वित किया जाता था। सती शब्द का अर्थ ही सदाचारी महिला था। संपत्ति पर भी महिलाओं के अधिकार बहुत सीमित थे। शिक्षा तक महिलाओं को पढ़ाया कोई पहुंच नहीं थी। देश के विभिन्न भागों में लोगों को विश्वास था कि अगर औरत पढ़ी लिखी होगी तो वो जल्दी विधवा हो जाएगी। समाज में सिर्फ स्त्रियों और पुरुषों के बीच ही फर्क नहीं था। ज़्यादातर इलाकों में लोग जातियों में भी बटे हुए थे। ब्राह्मण और क्षत्रिय खुद ऊंची जाति की मानते थे। इसके बाद व्यापार और महाजनी आदि से जुड़ी जातियाँ, जिन्हें प्रायः वैश्य कहा जाता था, का स्थान आता था। फिर काश्तकार, बुनकर और कुम्हार जैसे दस्तकार आते थे, जिन्हें शूद्र कहा जाता था। इस श्रेणी क्रम की सबसे नीचे पायदान पर ऐसी जातियाँ थी जो गांव शहरों को साफ सुथरा रखती या ऐसे काम धंधे करती जिन्हें उच्च जाति के लोग तो दूषित कार्य मानते थे, यानी ऐसे काम जिनकी वजह से उनकी जाति भ्रष्ट हो जाती थी। ऊँची जातियाँ निचले पायदान पर खड़ी इन जातियों के लोग अछूत मानते थे। इन लोगों को मंदिर प्रवेश करने, सवर्ण जातियों के इस्तेमाल वाले कुओं से पानी निकालने या ऊंची जातियों के आधिपत्य वाले घाट तालाबों पर नहाने की छूट नहीं होती थी। उन्हें निम्न दर्जे का मनुष्य माना जाता था। 19वीं और 20वीं सदी के दौरान इनमें से बहुत सारे कायदे, कानून और नजरिए धीरे धीरे बदलते गए। परिवर्तन की दिशा में उठते कदम। 19वीं सदी की शुरुआत से ही हमें सामाजिक रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं से बहस और चर्चाओं का स्वरूप बदलता दिखा जाता है। इसकी एक अहम वजह यह थी कि संचार के जरिए नए तरीके विकसित हो रहे थे। पहली बार किताबें, अखबार, पत्रिकाएं, प्रचार पुस्तिकाएं छप रही थी। ये चीज़ें न केवल पुराने साधनों के मुकाबले सस्ती थी, बल्कि उन पांडुलिपियों के मुकाबले ज़्यादा लोगों की पहुँच में थी। लिहाजा उन चीज़ों को पढ़ सकते थे। उनमें से बहुत सारे अपनी भाषाओं में लिख सकते थे और अनेक अपने विचार व्यक्त कर सकते थे। नए शहरों में तमाम तरह के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक मुद्दों पर पुरुषों कभी महिलाओं की भी चर्चा होती रहती थी। ये चर्चाएँ आम जनता तक पहुँच सकती थी और सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन से जुड़ होती थी। इस तरह की बातें अक्सर भारतीय सुधारकों और सुधार संगठनों की तरफ से शुरू हो रही थी। राजा राम मोहन राय। इसी तरह के एक सुधारक थे।
1772 से 1883। उन्होंने कलकत्ता में ब्रह्म समाज के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया था। राजा राम मोहन राय जैसे लोगों को सुधारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीके से छुटकारा पाना बहुत जरूरी है। उनका विचार था कि इस तरह का परिवर्तन लाने के लोगों को इस बात से प्रेरित किया जाना चाहिए कि वे पुराने व्यवहार को छोड़ जीवन का नया ढंग अपनाने के लिए तैयार हों। राजा राम मोहन राय देश में पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करने और महिलाओं के लिए ज़्यादा स्वतंत्रता और समानता के पक्षधर थे। उन्होंने इस बारे में लिखा कि किस तरह महिलाओं को जबरन घरेलू कामों में बांध कर रखा जाता था। उनकी दुनिया घर और रसोई तक ही सीमित कर दी जाती थी और उन्हें बाहर जाकर पढ़ने लिखने की इजाज़त तो नहीं दी जाती थी। विधवाओं की जिंदगी में बदलाव लाने की कोशिश। राजा राम मोहन राय इस बात से काफ़ी दुखी थे कि विधवा औरतों को अपनी जिंदगी में भारी कष्टों का सामना करना पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ मुहिम छेड़ी। राजा राम मोहन राय संस्कृत, फारसी और अन्य कई भारतीय और यूरोपीय भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे। उन्होंने अपने लेखन के जरिए यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को डराने की अनुमति कहीं नहीं दी गई है। 19वीं सदी के प्रारंभ तक बहुत सारे अंग्रेज और अफसरी भारतीय परंपराओं और रीति रिवाजों की आलोचना करने लगे थे। वे राजा राम मोहन राय के विचारों को सही मानते थे क्योंकि उनकी एक विद्वान व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठा थी। फलस्वरूप 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई। राजा राम मोहन राय ने इस अभियान के लिए जो रणनीति अपनाई उसे बाद के सुधारकों ने भी अपनाया। जब भी वे किसी हानिकारक प्रथा को चुनौती देना चाहते थे तो अक्सर प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में से ऐसे श्लोक या वाक्य ढूंढने का प्रयास करते थे जो इनकी सोच का समर्थन करते हैं। उसके बाद वे दलील देते थे कि संबंधित वर्तमान रीति रिवाज रमित परंपरा के खिलाफ है।